अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। और आज हम आपको धमाका खेज जो कवरेज आज हम लाने देने जा रहे हैं वो है सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फैसल ने फाइनली आज अपने केस के प्रॉपरली दलाइल शुरू कर दिए हैं। और उसमें आज उन्होंने बहुत बड़ी बातें की और बहुत अहम अमूर को वो ज़ेरे मौजू लाए। उन्होंने अपने दलाइल में 5th जनरेशन वार पर भी बात की, उन्होंने मीडिया के कंट्रोल पर बात की, उन्होंने वज़ीर इमरान खान के बयानात पर बात की, उन्होंने मशरक़ी पाकिस्तान के पाकिस्तान से अलहदा होने पर पाकिस्तानी फौजियों के हथियार डालने पर बात की, उन्होंने बहुत सी चीज़ें कायद-ए-आज़म के विजन पर बात की, उन्होंने बहुत अहम दलाइल दिए। जजेस भी आज काफ़ी जैसे कहते हैं मुकालमा बड़ा ही दिलचस्प और बहुत ही अहम था। जस्टिस काजी फैसल एक मौके पर इतने जज्बाती हुए कि उनकी आवाज़ भरा गई, ऐसे जैसे उनकी आंखों में आंसू आ गए हों। लेकिन बहुत ही आज जज्बाती जस्टिस काजी फैसल के आज दलाइल थे, लेकिन जज्बाती होने के साथ साथ बहुत जानदार भी थे। उन्होंने पाकिस्तान की तारीख़ का भी अहाता किया और उन्होंने पाकिस्तान के जो मौजूदा मारूजी हालात हैं उनका भी अहाता किया। उन्होंने पाकिस्तान के मौजूदा हालात, हुकूमती पॉलिसियों का हिटलर और मुसोलिनी की फाशिस्ट रजीम से भी मुवाजना किया। तो हम आपको इस सब पर बताते हैं कि जस्टिस काजी फैसल ने आज बहुत ही अहम दलाइल दिए। आज हम सबसे पहले आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में आज जो ही समाअत शुरू हुई, ये तकरीबन 9:40 पर जब 11:40 पर जब जजेस आकर बैठे तो सबसे पहले जस्टिस उमर अता बंदयाल जो अगली चीफ जस्टिस भी हैं और इस फुल कोर्ट के 10 रुकनी बेंच के सरबराह भी हैं, उन्होंने जस्टिस काजी फैसल को और बताया कि उनके पास मुनीर मलिक जो जस्टिस काजी फैसल के पहले एडवोकेट थे, उन्होंने अपना तहरीरी बयान हल्फी भेजा है कि वो उनको बुखार है और उनको दिल का मसला भी है, इसलिए वो दलाइल देने से माजरत कर रहे हैं। तो इसलिए अब हम आपको, अगर आप खुद ही अपना केस प्लीड करना चाहते हैं, अपने दलाइल देना चाहते हैं, तो हम आपको इजाज़त देते हैं। जिस पर जस्टिस काजी फैसल ने उनका शुक्रिया अदा किया और उन्होंने बेंच के मौजूद अरकान को ये भी कहा कि अगर आपको कहीं लगे, जस्टिस उमर अता बंदयाल ने साथ उनको एक हदायत की कि हमारी आपसे गुजारिश होगी कि आप क्योंकि खुद अपने दलाइल देने जा रहे हैं तो बराए मेहरबानी इस केस में बहुत से ऐसे सवालात होंगे, रिमार्क्स होंगे या दूसरी साइड से बातें की जाएंगी जिन पर आपने जज्बाती नहीं होना। तो उस पर जस्टिस जो काजी फैसल थे उन्होंने बेंच का दलाइल की इजाज़त देने पर शुक्रिया अदा किया और साथ ये भी कहा कि अगर मैं कहीं पर जज्बाती हो जाऊँ या मैं कुछ केस से हट कर कोई गुफ्तगू करूँ तो बराए मेहरबानी आप मुझे डांट भी सकते हैं और रोक भी सकते हैं। जिस पर जस्टिस उमर अता बंदयाल ने मुस्कुरा कर कहा कि हम आपको डांटेंगे नहीं, लेकिन हम आपको बताएंगे ज़रूर कि आप अपने बात से हट रहे हैं और आप केस से हट के किसी और तरफ जा रहे हैं। इसके बाद जस्टिस काजी फैसल ने जो पहले भी बात की थी उन्हीं बातों को उन्होंने आज उन्होंने दलाइल देने के लिए उन्होंने कहा कि आज जो मैं लेके आया हूँ वो जो कि कल उनको कहा गया था कि आप बात कीजिए, जो आपने मीडिया पर लाइव जाना चाहते हैं कि आपकी जो पिटीशन है, जो आपके दलाइल हैं वो मीडिया पर लाइव जाए, तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि आप बताइए। उस पर जस्टिस काजी फैसल ने उनको बताया कि मेरे अहले खाना और मेरी जो किरदार कुशी की गई सोशल मीडिया के ऊपर और स्टेट PTV के ऊपर, उसकी कुछ चीज़ें मेरी अहलिया और मैं अपनी बेटी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने निकालनी है, वो मैं आपको खिदमत पेश करें। तो जिस पर जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि बराए मेहरबानी आप इस चीज़ को छोड़ दीजिए, हमारे सामने जो मसला है वो आपका नज़रसानी की अपीलों का है, आप उस पर फोकस करके दलाइल दीजिए, मैं अभी इस पर नहीं जाना चाहता। और उन्होंने जस्टिस उमर अता बंदयाल ने इस पर बड़े अहम रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि हमारे लिए ये बड़ा दुख और अफसोसनाक है कि हमारे सामने हमारी बेटी और हमारी बहन बैठी हुई हैं और हमें इनको सुनना पड़ रहा है। उनका इशारा मिसेस सरीना ईसा और उनकी बेटी की तरफ था। तो बहरहाल जस्टिस काजी फैसल ने अपने जो दलाइल शुरू करते हुए उन्होंने कहा कि मुझ पर जो इल्ज़ाम लगाए गए उनका, तो उन्होंने कहा कि ज़ाहिर बात है ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का काम था कि या तो मुझे हटा देती या वो इल्ज़ामात से मुझे क्लियर कर देती, लेकिन उसके बावजूद हुआ ये कि जो हुकूमत है, मुझे हटाया तो नहीं गया, लेकिन जो हुकूमत है उसने जो कंट्रोल मीडिया था उसमें उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया, पूरी दुनिया को मेरे खिलाफ भड़काया गया, मेरे खिलाफ मालूमात झूठी दी गई और एक तरफा चली। और मैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जज था, मैं जवाब दे नहीं सकता था, मैंने अपना गला घुटता हुआ महसूस किया अपने ओहदे की वजह से। और मेरे फैमिली में से लोगों ने कहा कि आप जवाब क्यों नहीं देते। उस मौके पर जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि देखिए हमने आपके खिलाफ जो रेफरेंस था उसको खारिज कर दिया, अब आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं है। तो उस पर जस्टिस काजी फैसल ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, आपको ये चीज़ देखनी होगी। उन्होंने कहा कि आप ये देखिए, उन्होंने उस मौके पर एक बड़ी अहम मिसाल दी जो उनके अपने घर के बारे में एक ज़ाती उनकी मिसाल थी। उन्होंने कहा कि जब मेरे खिलाफ रेफरेंस खारिज हुआ, उन्होंने प्रोपेगेंडे के असरात को साबित करने के लिए मिसाल दी कि उन्होंने कहा कि मुझे लगा कि मैं मीडिया में, लेकिन अवाम में केस अब भी हार गया हूँ, चाहे मैं सुप्रीम कोर्ट में जीत पे गया हूँ। जिसकी मिसाल देते हैं उन्होंने कहा कि मेरे कज़न्स हैं,
انہوں نے مجھے میسج کیا جب آپ کا فیصلہ آیا کہ ریفرنس خارج ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ ریفرنس خارج ہونے کی مبارکباد، لیکن کیونکہ وہ آپ کے ساتھی ججز تھے تو انہوں نے تو آپ کے خلاف ریفرنس خارج کرنا ہی تھا۔ تو کہتے ہیں اس پر مجھے بہت افسوس ہوا، کیونکہ یہ میری ذات نہیں، میرے ادارے کے اوپر سوال اٹھایا گیا، تو میں نے اپنے کزن سے جو تعلق تھا وہ ختم کر لیا اپنے رشتہ داروں سے۔ لیکن میں آپ کو صرف یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ دیکھیے کہ یہ ہوتا ہے کہ ایک طرفہ پروپیگنڈے کی وجہ سے ایک رائے عامہ اس طرح کی ہموار ہو جاتی ہے کہ مجھے لگا کہ میں عوام میں یہ کیس ہار چکا ہوں۔ اس پر انہوں نے یہ بھی کہا، انہوں نے کہا کہ میرے خلاف اتنا زیادہ پروپیگنڈا کیا گیا، اور اس پروپیگنڈے میں انہوں نے کہا کہ یہ ہدف یہ تھا کہ کسی بھی، اور یہ سب پلاننگ اس لیے کی گئی، کسی مناسب موقع پر اس رائے عامہ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مجھے اڑا دیا جائے گا، یعنی کہ مجھے بطور سپریم کورٹ کے جج مجھے ہٹوا دیا جائے گا۔ تو اس پر جو جسٹس عمرتا بندیال تھے، انہوں نے ان کو کہا کہ آپ برائے مہربانی ان چیزوں کو چھوڑ کر اپنے دلائل پر فوکس کیجیے۔ اس موقع پر جسٹس قاضی فائز صاحب بہت جذباتی بھی ہوئے، انہوں نے کہا کہ آپ برائے مہربانی میری ذات کو مت دیکھیے، جسٹس قاضی فائز کو چھوڑ دیجیے، یہ کوئی نہیں ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ یہ جسٹس قاضی فائز صاحب کے ساتھ نہیں ہو رہا تھا، یہ سپریم کورٹ کے ایک جج کے ساتھ ہو رہا تھا، اس کے اہل خانہ کو بدنام کیا جا رہا تھا، ان پر داغ لگائے جا رہے تھے۔ اور آپ میری جگہ پہ آ کے سوچئے کہ کل کو یہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اس ادارے کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے، تو آپ سوچئے کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ اس کو اس اہم موقع پر اس کا فیصلہ کیا جائے۔ اس پر انہوں نے اتنے جذباتی ہوئے کہ ان کی آواز بھرا سی گیا، ایسا لگا جیسے وہ ان کی آنکھوں میں آنسو آگے پڑے، جس میں جسٹس عمرتا بندیال نے کہا کہ برائے مہربانی آپ حوصلہ کیجیے اور آپ بات کیجیے، ہم آپ کو سن رہے ہیں۔ اس موقع پر جسٹس منظور ملک نے بھی مداخلت کی، جو کہ عموماً ان سماعتوں میں ہم نے دیکھا کہ بالکل نہیں بولتے تھے، وہ بھی بولے، انہوں نے کہ جسٹس قاضی فائز صاحب کو کہا کہ قاضی صاحب آپ برائے مہربانی دلائل دیجیے، ہم آپ کو سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بولیے، ہم آپ کو سن رہے ہیں، ہم آپ کو نہیں روک رہے، لیکن آپ اپنے دلائل کو فوکس کیجیے، آپ اپنے کیس سے مت ہٹ جائیے، ہمیں یہ صرف ہے، ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ اپنے کیس پر فوکس کر کے بات کیجیے۔ اس کے بعد جسٹس قاضی فائز صاحب نے بینچ کو یہ بھی بتایا، انہوں نے کہا کہ انہوں نے میڈیا کا ریفرنس دیا، انہوں نے کہا دیکھیے کہ ویسے تو میڈیا میں خبریں رپورٹ ہو ہی رہی ہیں، یہ کیس رپورٹ ہو رہا ہے، لیکن وہ ویسے نہیں رپورٹ ہو رہا جو بات یہاں پہ ہو رہی ہے، میڈیا میں کچھ اور رپورٹ ہو جاتا ہے، جس وجہ سے لوگ یہ فیصلہ نہیں کر پاتے کہ سچ یہ ہے یا سچ یہ ہے۔ اس پر انہوں نے اسی وقت دا نیوز اخبار جو تھا اس کی ایک کاپی انہوں نے نکالی، اور کل کی جو آج صبح کی جو کاپی تھی وہ انہوں نے موزز بینچ کے ارکان کو دی، اور انہوں نے کہا کہ دیکھیے کل جو ہمارے بینچ میں میں نے کیا دلائل دی، اور آج خبر کیا لگی ہوئی ہے کہ آپ نے میری درخواست مسترد کر دی کہ میں اس کے اوپر میڈیا پر لائیو کوریج کی اجازت نہیں دی جا سکتی، حالانکہ ابھی وہ مسترد ہوئی، ابھی اس کے اوپر دلائل جاری ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یوں تو درخواست جو خبر ہے وہ غلط لگ جاتی ہے۔ تو اس پر جو جسٹس عمرتا بندیال تھے انہوں نے کہا کہ دیکھیے یہ ایک اخبار ہے، ہو سکتا ہے دوسرے اخبارات میں خبر درست لگی ہو، تو جسٹس قاضی فائز نے کہا کہ یہ ایک اخبار کا معاملہ نہیں ہے، یہ ایک اخبار عام اخبار نہیں ہے، یہ بڑے گروپ کی اخبار ہے، تو اس طرح سے اگر خبریں غلط لگیں گی تو اس کا نقصان، اس کا میرا جو ساکھ ہے اس کو نقصان پہنچے گا، اس پر داغ لگے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ میں یہ داغ دھو کے جاؤں کہ میری بیوی اور میری بیٹی کل کو میرے پوتے پوتیوں کے آگے بطور ان کے نام کے ساتھ یہ نہ لگا ہو کہ وہ دھوکے باز تھے، انہوں نے دھوکہ دیا تھا یا انہوں نے کوئی چوری کی تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ داغ دھلے، میرے پر سے بھی، میرے اہل خانہ کے پر سے بھی، اور عوام سچ جانے۔ تو جسٹس عمرتا بندیال نے اس پر ان کو کہا کہ آپ کو جسٹس قاضی فائز صاحب معلوم ہونا چاہیے کہ عوام کا ایک بڑا حصہ آپ کے ساتھ ہے، ایک بڑے حصے کی آپ کو حمایت حاصل ہے، تو آپ یہ مت سوچیے کہ لوگ آپ کے بارے میں غلط تاثر رکھتے ہیں، ہم نہیں جانا چاہ رہے اس طرف، ہم آگے ہی بہت مشکل صورتحال میں ہیں، تو آپ کیس پر فوکس کریں۔ جس کے بعد جسٹس قاضی فائز صاحب نے ان کو مختلف عالمی عدالتوں کے حوالے، سب سے پہلے قرآن پاک کی آیات کے حوالے دیے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے حوالے دیے، خلفائے راشدین کے زمانے کے حوالے دیے کہ کس طرح سے جسے کہتے ہیں وہ ججوں پر، انصاف پر، بات چھپانے پر کتنی بھاری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اللہ نے عائد کی ہیں۔ اسی طرح پھر انہوں نے قائد اعظم کے پاکستان کے بارے میں ویژن کے حوالے دیے، انہوں نے کہا قائد اعظم نے پاکستان کس طرح کا بنایا تھا، وہ حکومت کس طرح کی چاہتے تھے، وہ حکومت کو کس طرح سے چاہتے تھے کہ وہ ملک پہ گورننس کرے، وہ انہوں نے مثالیں دی۔ انہوں نے کہا کہ اب پاکستان اس ویژن سے بالکل ہٹ چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب سوچئے، انہوں نے بتایا کہ اب سڑکوں پر صحافی اغوا ہوتے ہیں، مار پٹتی ہے، قتل کر دیے جاتے ہیں، لیکن کچھ نہیں ہوتا۔
इस मुल्क का वज़ीर आज़म टीवी पे बैठ के इंटरव्यू देता है और कहता है मुझे तो पता ही नहीं क्या हुआ, किसके साथ हुआ। ये वज़ीर आज़म इस किस्म का वज़ीर आज़म है जिसको ये नहीं पता कि उसकी रियाया के साथ क्या हो रहा है, उसकी आवाम के साथ क्या हो रहा है, और वो टीवी बैठ के बड़े सुकून से ये कह रहा है। उन्होंने कहा कि कायद आज़म का ये विजन था कि ना वो पकड़े जाए, ना पता चले कौन उनके मुल्क के अंदर ये गैर कानूनी काम कर रहा है। क्या कायद आज़म ने ये मुल्क इसलिए बनाया था कि एक डिक्टेटर चंद सालों बाद उठे, अपनी ज़ाती ख्वाहिशात की खातिर हुकूमत का तख्ता उल्टे, आइन मुअत्तल करे, रद्दी की टोकरी में फेंके और अपनी ज़ाती ख्वाहिश और अपने ज़ाती मफादात की खातिर वो पूरे मुल्क को तबाह करके रख दे। उन्होंने कहा कि इसी वजह से आज देखिए कि पाकिस्तान दो लख्त हो गया, पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए, हमारा मशरकी हिस्सा हमसे अलहदा हो गया। और उन्होंने कहा कि मेरा दिल खून के आंसू रोता है कि जब मैंने देखा वो कि हमारे पाकिस्तानी 90,000 फौजियों ने भारतीय फौजियों के कदमों में अपने हथियार रखे। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही खौफनाक और बहुत ही दर्दनाक था और महमूद रहमान कमीशन में भी इसका अहाता किया गया, लेकिन मुल्क में कोई इस पर बात नहीं कर सकता। करेंगे तो कहेंगे कि नेशनल सिक्योरिटी का मसला आ गया। जिस पर जो मोजेस बेंच था, जो जस्टिस उमर ता बंदयाल थे, उन्होंने कहा कि आप बराए मेहरबानी अपने केस से मत हटिए, ये इल्मी दलाइल है, इसको किसी और मौके के लिए छोड़ दीजिए, इसका इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। जिस पर जस्टिस मंजूर मलिक ने भी उनके साथ अपनी बात शामिल की। उन्होंने कहा कि काजी साहब आप केस से मत हटिए, हम आपको सुन रहे हैं, आप बराए मेहरबानी केस पर फोकस कीजिए। जिस वजह से काजी फैसल ने कहा कि मैं माजरत चाहता हूँ अगर मैं अपने केस से हटाऊँ और मैं किसी और तरफ निकल गया हूँ, ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ ये चाह रहा था कि मैं इस मुल्क का मुकदमा भी आपके सामने पेश करूँ कि हो रहा क्या है। तो जिस पर जस्टिस उमर ता बंदयाल ने कहा कि देखिए हमारे सामने हमें अफसोस है कि सहाफ़ियों के साथ जो होता है, लेकिन अगर कुछ हुआ है तो हमारे आगे लोग पिटीशन लेके आ जाएंगे तो हम यकीनन उसका फैसला करेंगे, अदालत अपना इख्तियार इस्तेमाल करेगी अगर इस मुल्क में कोई गैर कानूनी काम हो रहा है। मैं उस वक्त सोच रहा था कि अभी कुछ दिन पहले ही तो मतीउल्लाह जान अगवा हुए हैं और उनका मुकदमा इसी सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात है, जस्टिस चीफ जस्टिस जस्टिस गुलजार अहमद, और कितने महीने हो गए हैं, अब 6 माह से ज़्यादा हो गए हैं, ना कोई अदालत रिपोर्ट दे रही है, ना कुछ अदालत को रिपोर्ट दी जा रही है, ना पुलिस बता रही है, ना नादरा रिपोर्ट दे रही है, ना FIA दे रही है कि किन लोग थे, ना आइडेंटिफाई हो रहे हैं। तो कहाँ पे अदालत अपना इख्तियार इस्तेमाल मालूम नहीं कर रही होगी अदालत इख्तियार इस्तेमाल। तो उसके ऊपर जस्टिस काजी फैसल ने कहा कि आप मेरी ज़ात को छोड़ दीजिए, मैं अपनी ज़ात की बात नहीं कर रहा, मैं अपनी ज़ात के लिए जज्बाती नहीं हो रहा, मैं इस मुल्क के मुस्तकबिल का मुकदमा लड़ रहा हूँ, मैं इस अदालत का मुकदमा लड़ रहा हूँ, मैं इस इदारे की साख का मुकदमा लड़ रहा हूँ, इसलिए मैं तमाम बातें कर रहा हूँ। जिसके बाद जो उन्होंने हवाले दिए और उन्होंने ये भी बताया कि क्यों वो चाहते हैं कि ये जो समात है ये लाइव कवर हो ताकि अवाम सुन सकें, सच जान सकें। जिस पर जस्टिस उमर ता बंदयाल ने ये भी कहा कि हमें ये देखना होगा कि हम क्या इस समात की लाइव कवरेज की इजाज़त दे सकते हैं, क्योंकि इसमें फिर ये भी देखा जाएगा कि जो कैमरे हैं वो आपके पेपर्स को कवर कर रहे होंगे या हमारे माइक कवर कर रहे होंगे, कि जो हम अपने सरगोशियों में भी साथी जज से गुफ्तगू करते हैं क्या वो भी लाइव जारी होगी। तो ये बड़ा एक वो लॉजिस्टिक्स और दूसरी चीज़ों का उन्होंने कहा कि मसला, लेकिन उन्होंने साथ ही कहा कि इससे सबसे बड़ी बात यह है कि एक पॉलिसी डिसीजन होगा, तो ये पॉलिसी फैसला हम इतनी आसानी से नहीं ले सकते, हमें इसको देखना होगा कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो हम उस वक्त ऐसे सोच रहे थे कि जो सुप्रीम कोर्ट की जो अब मुख्तलिफ रजिस्ट्रियों से लाइव ये वकला दलाइल दे रहे होते हैं कोर्ट रूम के अंदर, तो अगर कोर्ट इस हद तक सहूलत कोर्ट के पास है तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको यही करना है कि जिस तरह दूसरी जो लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा रजिस्ट्री सुप्रीम कोर्ट में लाइव होती है वीडियो लिंक के जरिए, तो उसको एक लिंक मीडिया को दे देंगे तो लाइव हो जाएगा। लेकिन बात ये तो अभी जजेस ने फैसला करना है, तो ये देखते हैं कि जजेस क्या फैसला करते हैं। तो इसके ऊपर बड़े सख्त आर्गूमेंट्स हुए। उसके बाद जब 1 बजे तो जस्टिस उमर ता बंदयाल ने कहा कि हम आपको अब कल सुनेंगे, और उसके बाद जस्टिस काजी फैसल ने फिर आखिर में बेंच का शुक्रिया अदा किया कि आपने बहुत ही खुले दिल से मुझे दलाल देने की इजाज़त दी है, मैं आपको बहुत शुक्रगुजार हूँ। अगर मैं कहीं पर जज्बाती हूँ तो मैं माजरत खा हूँ, लेकिन आप मुझे डांट सकते हैं अगर मैं गलती करूँ। तो जस्टिस उमर ता बंदयाल ने कहा कि हम बिल्कुल आपको डांटेंगे नहीं, हम सिर्फ आपको बताएंगे कि आप कहीं पर जज्बाती अगर होंगे तो। उसके अलावा फिर उन्होंने अटॉर्नी जनरल ऑफिस के जो थे डिप्टी अटॉर्नी जनरल, उनसे पूछा कि क्या आप दलाल देंगे या फारूक जिसे कहते हैं आप कोई प्राइवेट कौंसल हायर करेंगे कि जो वफाक का मुकदमा पेश करता है, कि हम आपको नोटिस कर दें, ये ना हो कि बाद में आप आएँ कि हमारे वकील को तैयारी के लिए वक्त चाहिए। तो जिस पर उन्होंने कहा कि मैं वफाक से पूछ कर बताऊँगा कि वफाक क्या चाहता है इसके ऊपर। तो उस पर मंसूर अली शाह ने कहा कि ये बड़ी हैरत अंगेज़ बात है कि 10 रुकनी बेंच बैठा हुआ है इतने दिन से, तो क्या अभी तक वफाक को ये भी नहीं मालूम कि एक समात हो रही है उनसे रिलेटेड मुकदमे की, उनके एक रेफरेंस में मतलब नजरसानी से अपीलों की, तो बराए मेहरबानी बात करके हमें बताइए। तो उन्होंने, और साथ ही जस्टिस उमर ता बंदयाल ने कहा कि पहले तो वफाकी वज़ीर कानून फ़रोग नसीम ने ये मुकदमा लड़ा था, तो अब कौन लड़ेगा। तो उस पर उन्होंने कहा कि पहले तो उन्होंने लड़ा था, अब मैं पूछ कर बताऊँगा कि ये मुकदमा कौन लड़ेगा और कौन वफाक की तरफ से दलाल देगा। तो ये सारे आज
گفتگو ہوئی, ہم اس پر تفصیلی سٹوری بھی کریں گے, وہ بھی آپ کو ملے گی, تو ہم آپ کو رپورٹ کرتے رہیں گے. کل تک کے لیے 11:30 بجے کے لیے موخر ہوئی ہے, اور کل ہم آپ کو مزید اپڈیٹ کریں گے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.